लड़की रोड पे खड़ी होती है और वो रिक्शा आने का इंतजार कर रही होती है। तभी कई रिक्शा वाले आते हैं और सारे अपनी मनमर्जी का किराया मांगते हैं, वो देने को तैयार नहीं होती है। तभी एक रिक्शा वाला आता है और धूप का टाइम होता है, वो अपना चेहरा बिल्कुल कवर करके रखा होता है और आता है तो बोलता है कि मैडम जी बैठिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो बोलती है कि नहीं, आप पहले रेट बताइए कि आप कितना में लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूरी तो रेलवे स्टेशन की नहीं है। और जब वो बोलता है कि आप जितना देना होगा दे दीजिएगा, आपको जो उचित लगेगा आप दे दीजिएगा। वो लड़की बोलती है कि नहीं, पहले किराया तय कर लीजिए कि हम इतना में लेके जाएंगे। वो बोलता है कि ठीक है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप 100 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे छोड़ने के बाद आपका जो बैग वगैरह है मैं उसको अंदर भी कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ। वो लड़की तैयार हो जाती है और बैठ जाती है ऑटो, उसके रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शे में बैठने के बाद अब वो रिक्शा लेके चलने लगता है। जैसे ही जाते जाते कुछ दूरी पे अब उसको ऐसा लगता है कि पानी पी लूं, प्यास लगती है उसको। वो बोलता है कि मैडम जी थोड़ी देर आप रुकिएगा, मैं अभी पास से ही पानी पी के आ रहा हूँ। वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, आप जाइए पानी पी के आइए। वो जैसे ही जाता है एक दुकान पे, कुछ खाता है वहाँ पे और पानी पीता है। पानी पी के जब खाना खाना होता है तो अपना चेहरा खोल देता है, वो जो गमछा लपेटे होता है उसको हटा देता है। हटा के वहाँ पे खाना खाने लगता है। खा के पानी पी के जब वहाँ से आता है, जब लड़का जैसे ही अपना उधर से मुंह बांधते बांधते आता है और लड़की रिक्शे में बैठी उसी को देख रही होती है और लड़की देख के पहचान जाती है कि आखिर ये कौन है। और वो ऑटो रिक्शे में बैठ जाता है और रिक्शा लेके चल देता है और जाता है। तो लड़की थोड़ी सी दयालुता दिखाती है और बोलती है कि आप ऐसे ही ऑटो चलाते इतने धूप में। वो बोलता है कि मैडम जी हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा यही काम ही है, हम ऐसे ही चलाते हैं, चाहे जितनी मर्जी धूप पड़े, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, चाहे बारिश भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम हो गया है, अब हम यही करते हैं। लड़की फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तभी कुछ ही देरी में स्टेशन आ जाता है। स्टेशन पे लड़का रोक देता है रिक्शा को और लड़की उतर के जब वहाँ से अंदर जाने के लिए उसको फिर बोलती है कि मेरा बैग थोड़ा उठा के अंदर कर दीजिए। वो जब अंदर लेके जाता है तभी वो किराया देने के लिए, किराया देते टाइम अपना मुंह खोलती है। वो भी दुपट्टे से बांधी होती है। जब वो अपना मुंह खोलती है और किराया देती है तभी वो लड़का उस लड़की को देखता है और देख के बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है और बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और लड़की भी उसको देख के रोने लगती है, क्योंकि वो तो पहले से पता होता है कि ये कौन है, क्योंकि वो पहले से देख चुकी होती है। लेकिन इसको बताती नहीं है कि आप कौन हो, चाहे मेरे क्या लगते हो। लेकिन लड़का जब पहली बार देखता है इसको तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तब ये दोनों लोग रोने लगते हैं और एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। अगल बगल के जो भी यात्री होते हैं, जो आने जाने वाले होते हैं, वो लोग देख के बहुत ही हैरान होते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि आखिर इन लोगों के बीच का रिश्ता क्या है, जो एक रिक्शा वाला है और लड़की इतनी सुंदर है और अच्छे कपड़े भी डाली है, हाई फाई लड़की लग रही है अच्छे घर से, और इस रिक्शे वाले को देख के क्यों रो रही है या फिर इसको पकड़ के क्यों रो रही है। अब वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इन लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है, क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति। आज के कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और कहानी बहुत ही अच्छी है और जब अच्छे से मन लगा के सुनेंगे तो बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी है। थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग टाइम निकाल के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कहानी सुनने के बाद में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी देवरिया जिले की है और देवरिया ही जिला में एक किसान परिवार होता है और
वहाँ पे उन जो किसान होते हैं उनकी 2 बेटियां होती हैं, और सबसे बड़ी जो बेटी होती है उसका नाम अदिति होता है। और अदिति पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, और छोटी बहन भी अच्छी होती है, लेकिन अभी वो छोटे क्लास में पढ़ रही होती है, क्योंकि इन लोगों के जो उम्र का फासला होता है वो काफ़ी फासला होता है, 7 साल छोटी बड़ी होती हैं दोनों बहनें। अदिति बहुत ही पढ़ने में अच्छी होती है और घर के काम भी अच्छे से करती है, अपनी माँ का बहुत हाथ बटाती है। और पढ़ने के बाद जब ये ग्रेजुएशन कर लेती है, ग्रेजुएशन के बाद अब इसका मन होता है कि मैं आगे पढ़ूंगी और पढ़ के कुछ बनना चाहती है। जैसे हर लड़कियों का सपना होता है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो कुछ ज़रूर बनूंगी, और पढ़ने में अच्छी भी होती है। जो स्कूल के टीचर होते हैं, मैडम होती हैं, वो बहुत इसकी प्रशंसा करती हैं, बहुत तारीफ करती हैं, अदिति तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ने में, आगे पढ़ाई जारी रखना। और यही सब बात उसके दिमाग में रहता है हमेशा, और वो यही सोचती है कि मैं आगे भी पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद कुछ करूंगी, अपने लिए अपने परिवार के लिए करूंगी। तभी जो वो ग्रेजुएशन फाइनल कर लेती है तो उसके पापा बोलते हैं कि अदिति अब पढ़ाई लिखाई तो जो भी होना था तुम्हारा हो गया, अब शादी कर देंगे तुम्हारे तो ठीक रहेगा। अदिति भावुक हो जाती है और बोलती है कि पापा मेरी शादी अभी नहीं करिए, क्योंकि मुझे कुछ बनना है, और मैं पढ़ाई करने का मतलब ही क्या हुआ कि मैं कुछ करूंगी ही नहीं। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई अभी भी पढ़ रही हो और शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई जारी रह सकती है, क्योंकि वहां पे भी अगर ससुराल वाले अच्छे होंगे तो वहां से भी पढ़ाएंगे, अगर वो नहीं भी पढ़ाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा तुमको पढ़ाने के लिए। अदिति फिर मान जाती है, और जो अदिति के पापा होते हैं अब लड़का खोजना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते कुछ ही दूरी पे अपने ही जिले में देवरिया में ही एक लड़का पसंद आता है एक परिवार में, और वहाँ पे जाते हैं। पता लगता है कि एक लड़का वहीं पे है रिलेशन के माध्यम से। जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं तो सब कुछ तो सही होता है, माता पिता भी होते हैं, और लड़का के एक बहन होती है। लड़का का नाम होता है अंकित। अब वे वहाँ पे जाते हैं और सब कुछ तो देखते हैं, ठीक होता है, माता पिता भी अच्छे होते हैं। और जब लड़के की फोटो देखते हैं अदिति के पापा, तो लड़का भी इनको पसंद आता है, और फिर लड़के की फोटो ये अपने घर लेके आते हैं। सब लोग जब देखते हैं सबको लड़का पसंद होता है, क्योंकि लड़का बहुत ही अच्छा होता है, और उसकी कोई सरकारी नौकरी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी कमाने खाने के लिए थोड़ी खेती बाड़ी होती है, और सब कुछ जैसे नॉर्मल परिवार में होता है, सब कुछ सही होता है। अब अदिति के पापा बोलते हैं कि इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़का भी अच्छा है, माता पिता भी ठीक ठाक हैं, और जो उसकी बहन एक ही है, ज्यादा लंबा परिवार भी नहीं है। और अदिति से पूछते हैं, अदिति बोलती है कि पापा आपको जो भी अच्छा लगे सब सही है। और अदिति के पापा ये रिश्ता तय कर देते हैं। दिन समय भी तय हो जाता है, दान दहेज की बात भी सब कुछ तय हो जाती है, और तयशुदा जो टाइम होता है, समय होता है, उस समय पे इन लोगों की शादी भी हो जाती है। और ये अदिति जब दुल्हन बन के अपने ससुराल में जाती है, वहाँ जाने के बाद सब कुछ तो सही होता है, लेकिन वो एक प्रस्ताव रखती है अपने सास ससुर और पति से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब मायके में थी तो वहाँ पे पढ़ती थी, तो मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं कहीं सोची कि कहीं तैयारी कर लूँ, किसी कोर्स कर लूँ कोई, लेकिन मेरे पापा बोले कि नहीं, अब तुम्हारी पहले शादी कर देते हैं, उसके बाद देखी जाएगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की। अगर तुमको करना होगा तो अगर ससुराल वाले सक्षम हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी। तो मैं यही आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मेरी पढ़ाई करने दीजिए मुझे, और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तब अदिति के सास ससुर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बहू पढ़ना चाहती है, पढ़ने में अच्छी है, तो पढ़ने दिया जाए। और अपने बेटे से भी बोलते हैं कि अंकित तुम क्या बोल रहे हो। अंकित बोलता है कि कोई बात नहीं, जब आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो अदिति पढ़ सकती है, उसमें क्या करना है। तब अदिति के सास ससुर बोलते हैं कि हम लोग तो अभी अच्छे खासे हैं, बहू अगर पढ़ेगी भी, अगर घर का काम भी है तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पढ़ाई जारी रखो।
2-4-10 दिन ही बीते होते हैं और तभी तक वो अदिति अपने मायके आ जाती है। मायके आ जाती है, जब दोबारा से वहाँ पे जाती है, 3 महीने के बाद जब उसकी विदाई होती है, वहाँ पे जाती है, तब उसके सास-ससुर बोलते हैं कि बेटा अब टाइम ज़्यादा नहीं है, अगर तुमको कोई तैयारी करना है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी भी करनी है तो तुम कर लो, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अदिति को भी बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पति से बोलती है कि मेरा कहीं अगर कोचिंग बढ़िया हो तो मेरा एडमिशन करा दीजिए। अंकित बोलता है कि ठीक है और वो अपने माता-पिता की इजाज़त लेके, अपनी पत्नी को लेके वहीं देवरिया ज़िले में उसका एडमिशन करा देता है। कोचिंग सेंटर बढ़िया होता है जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है और वहाँ पे लग जाती है और बहुत ही तन-मन से तैयारी करती है, पढ़ाई भी करती है, घर पे भी आती है। सुबह जाती है तो सारा काम करके जाती है, शाम को आती है तो जो भी सासू माँ की होती हैं उसमें अपना हाथ बटाती है और फिर अपना पढ़ाई-लिखाई करने लगती है। सासू माँ और ससुर जी जब देखते हैं ये सब चीज़ तो बहुत ही उन लोगों को अच्छा लगता है कि बहू देखो कितनी संस्कारी है। क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ हम लोगों के साथ काम-धंधा जो भी है, जितना इसको टाइम मिलता है, सब करती है। इसकी वजह से वो सबका दिल जीत लेती है, अपने सास-ससुर, पति का, सबका। लेकिन ये जो अंकित होता है, कुछ दिन तो ठीक-ठाक चलता है, जैसे भी चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब अंकित के दिमाग में कुछ शक का कीड़ा चलने लगता है और वो ये होता है कि जब भी वो फ़ोन करता है अपनी पत्नी अदिति को, तो उसका फ़ोन बिज़ी आता है और 10 बार अगर कभी वो फ़ोन करता है तो 1-2 बार अदिति रिसीव कर लेती है और वो भी रिसीव तो करती है लेकिन इतना कह के वो फ़ोन रख देती है कि आप रखिए, मैं बिज़ी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं कहीं बात कर रही हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब जो अंकित होता है इसके दिमाग में अब ये बातें और ये चीज़ें घर कर जाती हैं और ये हमेशा अपनी पत्नी अदिति को शक की निगाहों से देखने लगता है। और ये जो अंकित होता है ये थोड़ा अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में काम कर रहा होता है क्योंकि उसका वहाँ से ज़्यादा दूरी होता है। अदिति के पति के दिमाग में ये सब जो बातें होती हैं वो घर करने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा शक करने लगता है अपनी पत्नी पे। अब शक तो इतना बढ़ जाता है कि अब ऐसे लगता है कि क्या हो जाएगा इसके घर में। और वैसे भी जो अंकित होता है वो 10 दिन पे 15 दिन पे वो घर पे आता रहता है क्योंकि ज़्यादा दूरी तो होता नहीं है घर से, आता रहता है। और जब इस बार घर आता है तो अब अदिति को शक की निगाहों से देखता है और उससे सवाल पे सवाल करता है और बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी कहाँ रहता है, मेरे पीठ पीछे तुम कुछ कर तो नहीं रही हो। वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी कर रही हो, जो किसी के साथ तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि कोई गलत संबंध हो, जिससे ना ही मुझसे बात करती हो और ना ही कुछ करती हो। मुझे तो बस यही चीज़ सता रही है कि तुम्हारा कहीं और पे संबंध है और इसीलिए तुम मुझसे नहीं बात कर रही हो। अदिति बोलती है और बहुत ही यकीन दिलाने की कोशिश करती है और अंकित अपना जो शक होता है, उस शक के आगे अदिति की कोई भी बात उसको अच्छी नहीं लगती है। और ऐसे ही करते करते बहुत ही बात आगे बढ़ जाती है। अब कई बार तो इसी बात के सिलसिले में जो अंकित होता है अदिति को 2-3 बार उसको मार देता है। अब अदिति भी परेशान हो जाती है और बीच-बीच में जो उसके सास-ससुर होते हैं वो भी समझाते हैं कि बेटा ऐसा शक नहीं करते, जब तुम घर से बाहर इसको पढ़ने के लिए भेज रहे हो, तैयारी करने के लिए भेज रहे हो, तो बेटा इतना शक नहीं करते क्योंकि शक अच्छा नहीं होता है। शक से किसी का अच्छा नहीं हुआ है, जब भी हुआ है तो उसका घर उजड़ गया है या फिर जो पति-पत्नी होते हैं, चाहे जिसके बीच में ये शक पैदा हो जाए, वो अलग ही हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अब ऐसे ही उसके माता-पिता समझाते हैं लेकिन अंकित के दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा होता है और वो उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता है। एक दिन ऐसे ही वो उल्टे-सीधे सवाल करता है और अदिति को मारता है। उस दिन तो हद ही हो जाती है। अब जो अदिति होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अदिति अपने पापा से बात करती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। जो आदमी मुझ पे इतना गंदा-गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है और मैं इसके घर में
एक दिन भी नहीं रहूंगी। उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ? तब वो सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं इन लोगों से परमिशन लेके ही पढ़ाई अपना शुरू की थी, और ये जो है, जो मेरा पति है, ये बहुत ही उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पे लगा रहा है और मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, समझ के अपने परिवार में रहते हैं, ऐसे थोड़े ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आते हैं, ये कोई अच्छा नहीं है। लेकिन वो ना तो अपने पापा की सुनती है और ना ही किसी की भी। अपना सारा सामान पैक करती है और वो अपने मायके के लिए निकल जाती है। वहां पे जाती है, वहां पे जाने के बाद कुछ दिन जैसे तैसे गुजरते हैं और ये नोटिस भेजती है अपने पति के पास और खुद भी साइन करके भेजती है। जब देखता है अंकित, उसके मन में तो होता है कहीं ना कहीं कि कुछ दिन तो बीत जाए, उसका भी जी वहां पे लगेगा, थोड़ी दिन के बाद मैं खुद जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेके आऊंगा। अंकित के दिल में ऐसा होता है, जो भी गलती हुई पति पत्नी के बीच में तो इतना तो आम बात है, ऐसा अपने मन में सोचता है। लेकिन तभी वो तलाक का नोटिस आ जाता है और वो भी गुस्से में आ जाता है और उस पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद अब इन लोगों के बीच में जो मुआवजा तौर पे होता है, पैसे रखे जाते हैं, वो भी 4 लाख देना होता है अदिति को। और वो अपना जो खेती बाड़ी होता है वो सब अपना खेत बेच देता है। बेचने के बाद अपनी पत्नी को 4 लाख रुपए दे देता है। देने के बाद ये लोग दोनों लोग अलग हो जाते हैं और जैसे ही कुछ दिन बीतता है, अदिति को ऐसा लगता है कि मुझे जो मैं कर रही थी मुझे करना चाहिए, और वो फिर से वो अपना तैयारी शुरू कर देती है। यूपीएससी की तैयारी वो करने लगती है। कुछ दिनों के बाद अब जैसे ही वो तैयारी वारी हो जाती है, जब एग्जाम का टाइम आता है, पढ़ती तो बहुत मन लगा के है, एग्जाम का टाइम आता है और एक बार तो फेल हो जाती है और निराश हो जाती है। लेकिन दूसरी बार जब वो एग्जाम देती है तो उसका क्लियर हो जाता है और बहुत ही खुशी का माहौल होता है। गांव भर में जो भी लोग होते हैं बोलते हैं हमारे गांव की बेटी जो एसडीएम बनी है, जिला अधिकारी बनी है, ऐसे सबके मन में हो जाता है और सारे लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत ही खुशी मनाते हैं। और अदिति के पापा भी, मम्मी भी, सब लोग खुश हो जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। और तभी अदिति को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है लखनऊ, और वहां से निकलती है और लखनऊ जाने के लिए जब वहां बस पकड़ती है, देवरिया से सीधे लखनऊ जाती है। जब वो लड़की रोड पे रिक्शे का इंतजार कर रही होती है अदिति, तो रिक्शे वाले तो बहुत आते हैं लेकिन अपने वो मनमानी ढंग से पैसे लेते हैं, किराया लेते हैं और वो देना नहीं चाहती है। तभी एक रिक्शा वाला आता है और बोलता है कि मैडम जी आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो बोलती है कि नहीं, आप किराया बताइए तभी मैं बैठूंगी, नहीं तो यहाँ पे तो लोग अपने मनमाने ढंग से किराया ले रहे हैं, थोड़ी ही दूर रेलवे स्टेशन है और इतना थोड़े ना किराया लगता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी आपको उचित लगेगा आप दे दीजिएगा, बैठिए क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। वो अदिति रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शे में बैठने के बाद और थोड़ी ही दूर पे वो रिक्शा वाला जाता है और बोलता है कि मैडम जी आप 2 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, ऐसे बोलता है और जाता है। तो एक जो छोटा सा ढाबा होता है, होटल, वहीं पे कुछ खाता है और खा के पानी पीता है। तो वो अपने चेहरे को खोल देता है, गमछे से हटा देता है और गमछा हटा के जब वो खाना पीना खा के उधर से अपना चेहरा बांधते हुए जब इधर आता है और यहाँ पे बैठी रिक्शे में वो सब कुछ देख रही होती है, वो बैठ जाता है, रिक्शा चलाने लगता है। तब ये पूछती है कि आप रिक्शा कब से चलाते हैं? वो बोल रहा है कि मैडम मुझे तो बहुत दिन हो गए और मैं रिक्शा चलाता हूँ। और जब वहाँ पे पहुँच जाती है तो उतर जाती है और किराया देने के लिए जैसे ही पैसे निकालने लगती है तो अपना मुंह भी खोल लेती है, और जब अपना मुंह खोल लेती है तो वो देखता है तो रिक्शा वाला भी रोने लगता है और जो मैडम होती है अदिति, ये भी रोने लगती है। ये लोग दोनों पति पत्नी होते हैं जिनका 3 साल पहले ही तलाक हो चुका होता है और इसी की वजह से ये दोनों लोग रोने लगते हैं। और फिर सारे लोग जब देखते हैं तो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे होके तलाक हो गया। तब अदिति बोलती है कि अगर आपको टाइम है तो थोड़ी देर हम साथ में बैठ के बात कर लें। फिर जो अंकित होता है बोलता है कि कोई बात नहीं। जब वो बैठता है और दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं, तब अदिति पूछती है कि क्या हुआ, आपको ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आप
सब कुछ छोड़ के, आपकी खेती बाड़ी भी थी, आपकी नौकरी भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपने क्यों रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए, क्या बात हो गई? तब वो बताता है कि जब जब हमने तुमको पैसे देने थे 4 लाख रुपए, तो हमारे पास तो थे नहीं, और उसी पैसे के लिए हमने अपना खेती बाड़ी भी बेच दिया, और बेचने के बाद तुम्हारे पैसे चुकाने के बाद अब हमारी माली हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। और हमने कुछ दिन तो नौकरी किया, लेकिन नौकरी से वैसा कुछ नहीं हमको प्रॉफिट होता था, और ना ही घर का खर्च चल पाता था। और एक हमारे गांव के थे, एक व्यक्ति थे, और वही बोले कि हम लखनऊ में काम करते हैं, अगर तुम भी हमारे साथ चलो तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम है, और तुम भी करने लगना, और तुम्हारा जो परिवार है बहुत अच्छे से चलेगा। और इसीलिए मैं लखनऊ में आ गया, और यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, और पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले, और मैं मजबूर होके और आज ये रिक्शा चला रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या? वो बोल रही, तब बोलती है अदिति कि मैं तो पढ़ाई पूरी कर ली, और सब कुछ करने के बाद आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के सब कुछ क्लियर हो गया, और मैं बन भी गई हूँ, अब बस जा रही हूँ ट्रेनिंग पे। तब वो बोलता है कि बहुत खुशी की बात है, तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब हमारा क्या, जैसे तैसे है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ अपना ट्रेनिंग देना, और बहुत ही खुशी से रहना, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। इतना कह के जो अंकित होता है वो रोने लगता है, और अदिति भी और भी ज़्यादा रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। फिर अदिति की ट्रेन वहाँ पे आके लग जाती है, और अदिति बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी ट्रेन आ गई है। अब अंकित होता है और बहुत ही वो भावुक होता है, और बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? अदिति बोलती है कि कोई बात नहीं। वो नंबर तुरंत उसको देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब जाती है तो वो बोलती है, बस ट्रेन में बैठने के बाद वो बोलती है कि कॉल करना, मैं इंतज़ार करूँगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। और अंकित फिर वापस अपना रिक्शा लेके अपने रूम पे आता है, और शाम का टाइम होता है, और तुरंत वो फ़ोन करता है, तो अदिति फ़ोन रिसीव करती है और बात भी करती है। अब ये लोग बात तो करते हैं, लेकिन आपस में बहुत ही पश्चाताप करते हैं कि जितनी गलती तुम्हारी थी उतनी गलती हमारी भी थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदिति बोलती है, लेकिन अंकित भी बोलता है कि मेरी भी तो गलती थी, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया होता तो शायद ये रिश्ता टूटा नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और विश्वास भरोसे वाला होता है। ऐसे नहीं कि कोई किसी पे भी शक करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में शक आ गया, और मैं तुम पे शक करने लगा बेवजह। अदिति भी सोचती है कि अंकित अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा है, और ऐसे ही बातें करते करते कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, ऐसे करते करते घंटों घंटों बात करने लगते हैं। अब इन लोगों के बीच बातों का जो सिलसिला होता है वो बढ़ने लगता है, और कुछ ही दिनों के बाद अब अदिति बोलती है कि अंकित तुम यहीं पे आ जाओ, और मैं यहाँ पे रूम लेके अपना जो भी ट्रेनिंग है वो मैं कर रही हूँ, तो तुम भी आ जाओ। लेकिन अंकित बोलता है कि अभी नहीं, अभी जब तुम्हारी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद देखते हैं। और कुछ दिनों के बाद अदिति का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, और दोबारा आके और ज्वाइनिंग के लिए चली जाती है। जब ज्वाइनिंग के लिए जाती है तो बातें तो होती रहती है इन दोनों के बीच में, और वो फ़ोन करती है और कहती है कि तुम चले आओ, और मैं अकेले ही रहती हूँ। जब अंकित वहाँ पे जाता है तो इन लोगों के बीच में काफ़ी प्यार और विश्वास भी हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है। फिर अदिति सोचती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, पहले जैसी ज़िंदगी हो जाए हमारी। हमारा तो तलाक हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से हम फिर से शादी कर लें। अंकित बोलता है कि कोई बात नहीं, शादी भी हो जाती है। तब दोनों, अदिति अपने माता पिता को बताती है और अंकित अपने माता पिता को बताता है कि हमको अदिति मिल गई है, और हम अदिति के पास ही रहते हैं, लेकिन हमने आप लोगों को नहीं बताया। तब अदिति अपने माता पिता से और बोलती है कि वो अंकित था, वो यहीं पे मिला हमको इसी शहर में, वो हमारे पास रहता है। ऐसे बोलती है कि अंकित भी हमारे पास रहता है, और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है।
अदिति के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग कई बार प्रस्ताव रख चुके होते हैं कि बेटी शादी कर लो, इतनी बड़ी ज़िंदगी लेके कहाँ जाओगी और कैसे रहोगी। लेकिन अदिति बार-बार मना करती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, कि एक से शादी आप किए थे तो ऐसा मिला था और पता नहीं दूसरा भी वैसे ही करने लगे तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी। ऐसे कह के अदिति बात को टाल देती है और इतना सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब यही बात अदिति के माता-पिता सोचने लगते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारी बेटी का घर फिर से बस गया और कितना अच्छा हो गया। भगवान की जो कृपा है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए तो हमारे साथ कितना अच्छा हुआ कि हमारी बेटी की नौकरी भी लग गई और जो हमारी बेटी का घर भी उजड़ा था वो भी बस गया। इसी बात को सोच के वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अंकित के माता-पिता अदिति और अंकित को साथ में देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे बेटे का भी घर बस गया, कितना अच्छा हुआ। कुछ ही महीनों के बाद अदिति प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, अदिति को एक प्यारा-सा बेटा होता है और बहुत ही खुशी से इन लोगों का परिवार चल रहा होता है। और अदिति बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो इतना पैसा खुद कमा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अंकित बोलता है कि ठीक है, मैं घर पे ही रहूँगा और बच्चे की देखभाल भी करूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो नौकरी है उसमें डिस्टर्ब ना हो और तुम अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। अदिति भी बोलती है कि ठीक है और वो जो अंकित होता है अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगता है घर पे रह के। लेकिन अदिति को कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं होता है कि नहीं मैं पैसे कमा रही हूँ और तुम घर पे हो, क्योंकि इन लोगों के बीच में वही प्यार ऐसे लगता है कि जैसे नई शादी हुई है और प्यार वैसा ही इन लोगों के बीच में हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से ये लोग रहने लगते हैं और दोनों लोगों के माता-पिता देख के बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं कि जब पति पत्नी का रिश्ता अगर अच्छा है तो किसी न किसी दिन कैसे भी करके इन लोगों को मिलना ही है। और अदिति ने शादी नहीं भी किया, वो भी बहुत अच्छा की और देखिए कि भगवान को यही मंजूर था कि वही पति फिर दोबारा उसको मिल गया। ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।